हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज स्टार्ट करते हैं एंशियंट इंडिया का लेक्चर, जो कि हमारा गुप्ता एम्पायर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था कि सातवाहन और कुषाण ये दो किंगडम रूल कर रहे थे। सातवाहन रूल कर रहे थे साउथ में और डेक्कन जो रीजन है, और कुषाण ये नॉर्थ इंडिया में, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी रूल कर रहे थे। ठीक है, और दोनों एम्पायर एंड हो गए 3rd सेंचुरी एडी में। कुषाण को रिप्लेस गुप्ताज ने किया, और गुप्ता के पहले कौन आए? मुरुनदास, जो सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे। उसके बाद जो है गुप्ता आए। ठीक है, गुप्ता ओरिजिन से क्या थे? एक वैश्य थे। ओके, वैश्य जैसे 4 वर्णास थे, 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ये कौन सी कैटेगरी में आते थे? वैश्य कैटेगरी में। ठीक है, जिन्हें ट्रेडर्स बोला जाता है। गुप्ताज केप्ट नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी, क्योंकि स्ट्रांग रूलर थे, तो ये एक सेंचुरी तक स्ट्रांग रखा पूरे रीजन को, इवन इंडिया को। गुप्ताज मेनली कहाँ रूल कर रहे थे? एमपी के रीजन में और ईस्टर्न यूपी, ठीक है, और जो नॉर्दर्न बिहार था उस रीजन में रूल कर रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी क्या थी? इंडो यमुना, जो गंगा यमुना दोआब था। ठीक है, तो वहाँ पर ये रूल कर रहे थे, इसलिए फर्टाइल लैंड था। और आयरन का जो आयरन ओर था उसे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उनके नए नए वेपन्स बनाए। और फर्टाइल प्लेन होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल जो फील्ड थी बहुत प्रोमिनेंट थी। और जो इन्होंने ट्रेड किया वो किसके साथ किया? ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर बोलते थे। तो यहाँ पर ये ट्रेड किए इनके साथ। इवन ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में भी ट्रेड कर रहे थे। तो हमारे जो ये गुप्ता के फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उन्होंने ज़्यादा अचीवमेंट नहीं किया। वो ओनली एंड ओनली इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो फाउंडर थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्ट किए गुप्ता एरा इन 319 एडी में, और मैट्रिमोनियल अलायंस किया नेपाल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने ज़्यादा अचीवमेंट करी नहीं, तो इनके बारे में बस इतना ही जानना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें बोलते हैं नेपोलियन ऑफ ईस्ट। तो इंडिया का नेपोलियन इन्हें बोला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मीन्स वायलेंस किए, और कंक्विस्ट भी मीन्स बहुत सारे युद्ध को जीता, वार्स को बहुत ज़्यादा जीता इन्होंने। ऐसा माना जाता है कि ये एक 12 जो किंग थे इन्होंने एक साथ हराया था, तभी इन्हें ईस्ट ऑफ नेपोलियन या फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, इनका मेंशन कहाँ पर है? ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो अशोक का है, ग्रेट अशोका का इंस्क्रिप्शन है, वहीं पर मिलता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनका जो एविडेंसेस है, इनकी जो हिस्ट्री है। और इस इंस्क्रिप्शन को कौन लिखा था? वो थे हरिसेन। तो हरिसेन का नाम याद रखिएगा। ये कौन थे? हरिसेन इनके कोर्ट पॉइंट थे। और जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा, और इनकी जो मिलिट्री कंक्वेस्ट थी उनके बारे में भी इन्होंने वहाँ पर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। समुद्रगुप्त गंगा यमुना दोआब के प्रिंसेस को डिफीट किया, और ईस्टर्न हिमालयन स्टेट को भी और फ्रंटियर स्टेट को भी उन्होंने डिफीट किया, जैसे और पंजाब और विंध्या रीजन्स के भी वहाँ के राजाओं को इन्होंने डिफीट किया। तभी इनको बोला जाता है इंडिया का नेपोलियन। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड भी क्या थे, कैसे थे कि ऑन द पाथ ऑफ
समुद्रगुप्त हिज फादर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, इन्हें चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की जो टाइटल दिया गया था, तो ये अपने जो उनके फादर थे चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, वो ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनके पाथ पर चलते थे। जैसे उनकी मिलिट्री कंक्वेस्ट या फिर एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी, एक्सपेंशन ऑफ हिज टेरिटरी, तो उन्हीं की पाथ में ये भी चले। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस लीडर और प्रॉस्परस किंग थे। और इन्होंने समुद्रगुप्त की जितनी भी टेरिटरी थी उनको उससे ज़्यादा इन्होंने उसको एक्सटेंड किया। इन्होंने शादी किससे की, मैरिज किससे किया, एक वाकट के किंग थे, उनके प्रिंस से मैरी किया। और उसके बाद वो किंग क्या था, जब डाइड हो गया, मीन्स जब उसकी डेथ हो गई, तब इन्होंने उस वाकट के किंग को कैप्चर कर लिया और कंकर्ड किसे किया, मलवा और गुजरात को। और एक टेरिटरी को गेन किया जो उज्जैन थी। उज्जैन के किंग जो शक किंग थे उनको डिफीट किया इन्होंने, ठीक है। और एक उज्जैन का किंग ऑफ उज्जैन थे, उन्होंने शक किंग को हरा दिया। तभी से वहाँ पर शक एरा वहीं से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि शक एरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब शक किंग को उज्जैन किंग के साथ ही साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उनको डिफीट किया, शक किंग को, तभी से वहाँ शक एरा स्टार्ट होता है, ठीक है। और आयरन पिलर एट कुतुब मीनार दिल्ली इज एट्रीब्यूटेड टू हिम। आयरन पिलर कुतुब मीनार में वो उसको मेंशन करता है, चंद्रगुप्त सेकंड को मेंशन करता है। और इन्होंने अडॉप्ट किया विक्रमादित्य की टाइटल, ओके। और इनके जो कोर्ट पॉइंट्स थे या कोर्ट में रहने वाले जो 9 जेवल्स बोल सकते हैं उन्हें, उनमें कालिदास और अमर सिंह जैसे पॉइंट्स थे, कोर्ट पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थे ये भी। और फाइयान उनके समय विजिट किए इंडिया में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। एम्पायर कैसे फॉल हुआ, जैसे जैसे किंग जब प्रॉस्परस जो मीन्स की ग्रेट किंग थे, वो जैसे जैसे कमज़ोर होते गए, उनके जो फ्यूडेटरीज थे या उनके जो डिसेंडेंट थे वो काफ़ी क्या था, नहीं डिसेंडेंट नहीं, उनके जो सक्सेसर्स थे वो काफ़ी वीक हो गए, ठीक है। तो वीक होने के कारण फ्यूडेटरीज बढ़ते गए, फ्यूडेटरीज इंक्रीज होने के कारण उनको क्या हुआ कि उनकी टेरिटरी डिवाइड होती गई। जैसे कि बहुत सारे गवर्नर्स अपॉइंट करते थे, तो अब जब किंग जो सेंटर अगर रिड्यूस मीन्स कि वीक होगा, तो वो गवर्नर्स अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इंक्रीज़ करेंगे। अब इंक्रीज़ करेंगे तो सेंटर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब सेंटर्स जैसे ही पावरफुल हुए तो वहाँ पर वो अपना जो किंगडम है वो सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम मेन सेंटर ऑफ एम्पायर, ओके। सो गुप्ता एम्पायर अंडरमाइन किया हुनास को, क्योंकि जैसे ही हुन इन्वेजन हुआ उसके बाद से गुप्ता एम्पायर का फॉल होना स्टार्ट हो गया। और ये कहाँ से हुन्स कहाँ से इन्वेड किए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन का जो एक सोर्स था वो चीज़ कुछ नहीं था, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी इंडियन किंग्स की। और जो हुनास थे वो मलवा तक पहुँच आए और ओवरथ्रो किया गुप्तास को। मलवा प्रिंस यशोधर्मन, मलवा के प्रिंस का नाम यशोधर्मन था, जो हुनास को भी रजिस्ट किया और गुप्तास को भी, क्योंकि उनसे बनती नहीं थी, ठीक है। गुप्तास से भी नहीं बनती थी और हुनास तो वो फॉरेनर्स थे ही। गुप्ता एम्पायर को फर्दर अंडरमाइन किया गया। जो राइज ऑफ फ्यूडेटरीज मैंने पहले बताया ना, जो राइज ऑफ फ्यूडेटरीज थे, छोटे छोटे किंगडम थे, वो चैलेंज करने लगे गुप्ता एम्पायर को। और ट्रेड का भी लॉस हो गया, ट्रेड लॉस हो गया तो रेवेन्यू का भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से ट्रेड लॉस हुआ, जो वेस्टर्न पार्ट से, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। क्यों, क्योंकि वहाँ हुन्स थे वो टेरिटरी कैप्चर कर लिए थे,
ठीक है। उसके बाद जो गोल्ड का इंपोर्ट होता था वो भी डिक्लाइन हो गया। और लैंड ग्रांट्स जो था आर्मी चीफ्स को दिया जाता था और ऑफिसर्स को, उन्होंने भी क्या किया कि रिडक्शन कर दिया स्टेट रेवेन्यू को, और स्टेट रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया तो वहाँ पर स्टेट रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाएगा ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट 6th सेंचुरी आते आते बहुत सारे प्रिंस इंडिपेंडेंट हो गए और वो लैंड ग्रांट्स को इशू किया। जैसे कि रीजन में नॉर्थ एमपी था, मध्य प्रदेश था, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश था, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स भी हो गए थे जो इंडिपेंडेंट हो गए थे, जो चैलेंज करने लगे थे गुप्ता एम्पायर को। ओके, अब देखते हैं गुप्ता एज में जो लाइफ थी सोसाइटी की या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स जो भी ट्रेड्स था उनके बारे में बात करते हैं। जैसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जो किंग्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े जो मीन्स की बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट करते थे अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखाने के लिए कि हम इतने महान थे, हाँ ग्रेट थे। तो जैसे कि परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, तो ये सारे टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, पॉम्पस टाइटल्स। ठीक है, किंगशिप हेरिडिटरी होती थी, मीन्स राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो इंडिया के किंग्स थे वो इसी वजह से वीक बने, उन्हें कोई भी फॉरेनर्स आता था उन्हें डिफीट कर देता था बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी पोजीशन। इवन हिज सन स्ट्रॉन्ग और नॉट, दिस कुड नॉट मैटर। ओके, उसे बनाना है तो बनाना ही है, हेरिडिटरी पोजीशन थी। और जो थ्रोन था वो ऑटोमेटिकली एल्डेस्ट सन के पास नहीं जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो थ्रोन था उसमें एल्डेस्ट सन जरूरी नहीं था कि एल्डेस्ट सन ही बने। तो ये अनसर्टेनिटीज क्रिएट करता था जिससे जो रॉयल्स थे वो बेनिफिट उनको होता था। ठीक है, तो वही जब अपॉइंट करते थे कि सजेस्ट करते थे कि हाँ इसे किंग बनाया जाए तो उनको बेनिफिट्स होगा उसमें। ठीक है, जो उनके मीन्स उनके साइड में बात करेगा। उसके बाद लैंड टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता था और ट्रेड और कमर्स जो है जो टैक्सेस थे वो रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, गुप्ता पीरियड में जब पहले था वो रिड्यूस कर दिया गया। स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन की गई थी और फ्यूडेटरीज द्वारा सप्लीमेंटेड किया जाता था ये जैसे जो स्टैंडिंग आर्मीज थी। ठीक है, जो स्टैंडिंग आर्मीज धीरे धीरे करके क्या कर दिए, फ्यूडेटरीज थे जो उनके टेरिटरी छोटे छोटे पार्ट्स थे वहाँ पर क्या कर दिया कि उन्होंने उसे बाद में जो ये सब स्ट्रांग हो गए फ्यूडेटरीज फिर अपने ही किंगडम को चैलेंज करने लगे। ठीक है, चैलेंज करने लगे तो ऑब्वियसली गुप्ता एम्पायर फॉल हो गया। ओके, विलेजर्स सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर, विलेजर्स फोर्स्ड लेबर के रूप में उन्हें वर्क दिया जाने लगा। और विस्ती फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स, ये जो विलेजर्स थे फोर्स्ड लेबर थे, फोर्स्ड लेबर को विस्ती बोला जाता था जो सर्व करते थे रॉयल आर्मी को और ऑफिसर्स को। ठीक है, ऑफिशियल्स जो होते थे। हम जुडिशियल सिस्टम देखते हैं, जुडिशियल सिस्टम किसके टाइम में ज़्यादा मीन्स की स्ट्रांग था, देख सकते हैं कि जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे विक्रम बेताल की एक आपने स्टोरी भी सुनी होगी। ठीक है, तो जुडिशियल सिस्टम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काफ़ी स्ट्रांग था। और गुप्ता पीरियड में जुडिशियल सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था, अर्लियर टाइम से भी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था। ठीक है, और यहाँ ये याद रखने की ज़रूरत है कि सिविल और क्रिमिनल लॉ डिमार्केटेड किए गए थे क्लियरली। ठीक है, तो ये पहले नहीं था, पहले ओनली एंड ओनली क्रिमिनल लॉ होता था और सिविल लॉ होता था, बट उनमें डिमार्केटेड नहीं था कि यहाँ पर सिविल लॉ होगा, यहाँ पर क्रिमिनल लॉ होगा। और आज के जो हमारे इंडियन पिनल कोड्स और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो BNS और जो हमारे BNSS जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। लॉज बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम था, उस पर बेस्ड जो होते थे वो लॉज बनाए जाते थे। ठीक
ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण था तो ब्राह्मण क्या होगा कि ब्राह्मण लॉज बनाएगा। अब क्षत्रिय क्या होगा कि फाइट करेगा, वैश्य ट्रेड, और शूद्र मीन्स सर्विस करेगा, ठीक है, सर्व करेगा। तीनों जो वर्णास थे। एलाबोरेट लॉज अबाउट इनहेरिटेंस, लॉज भी इनहेरिटेंस के फॉर्म में वो एलाबोरेट होते थे, ठीक है, एलाबोरेट था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था, इसलिए इसे बोला जाता था गोल्डन एज। गिल्ड्स ऑफ आर्टिजन्स एंड मर्चेंट्स वर गवर्न बाय देयर ओन लॉज। गिल्ड्स जो होते थे, गिल्ड होते थे, एक कम्युनिटी होती थी ट्रेडर्स की, तो उन्हें गिल्ड बोला जाता था, आर्टिजन्स की या फिर मर्चेंट्स की, ठीक है। तो उनके खुद के लॉज होते थे, जो भी करना चाहें वो अपने लॉज खुद बना सकते थे। और जो किंग था वो जो केसेस होते थे वो सॉल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। नेक्स्ट वो ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरोक्रेसी कैसी थी? ब्यूरोक्रेसी बहुत कम पॉइंट्स में इलाबोरेट होती थी, इलाबोरेट थी मीन्स कि ज़्यादा ब्रॉड नहीं थी, वो छोटे छोटे मीन्स कि ज़्यादा एम्बिगुअस थी। मौर्य के समय ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हाई थी, ठीक है, और गुप्ता के समय वीक थी। जो कि मौर्यस के समय इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई था और फ्यूडेटरीज द्वारा ये बनाया गया था, ओके। बट अब जब फ्यूडेटरीज द्वारा बनाया गया तो उसमें स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी इकोनॉमिक्स में या फिर मौर्य स्टेट में। मीन्स कि मौर्यन स्टेट जो था, यहाँ से ये समझिए, ये मौर्यन स्टेट है और ये गुप्ताज हैं, ठीक है, मौर्यन और ये गुप्ताज। यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन था वो काफ़ी हाई था, मीन्स सेंटर ही सब कुछ कंट्रोल करता था। गुप्ता पीरियड में डिसेंट्रलाइजेशन आया, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ फ्यूडेटरीज की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए, फ्यूडेटरीज के नंबर इंक्रीज हुए। यहाँ क्या है, फ्यूडेटरीज यहीं पर कंट्रोल्ड हैं, इसी के किंगडम के आसपास, मीन्स किंगडम में ही कंट्रोल्ड हैं। जो भी सेंटर कहेगा वो इन्हें करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से यहाँ ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग नहीं हो पाई जैसे कि मौर्यन स्टेट में था। यहाँ पर कुमार मात्य जैसे प्रिंस को बोला जाता था। कुमार मात्य किसे कौन अपॉइंट करता था? किंग अपॉइंट करता था, ठीक है, और कुमार मात्य एक तरीके का प्रिंस होता था। और ये कुमार मात्य डिफरेंट वर्णास से हायर किया जाता था, ओके। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेजेंट था, जैसे कि प्रोविंशियल आर्ट्स के स्टेट और डिसेंट्रलाइज लाइक लोकल बॉडीज़, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ऐसे गुप्तास के समय भी थे जो कि हम यहाँ बोरो किए हैं उन्हें, ठीक है, यही गुप्ता पीरियड से ही इन चीज़ों को बोरो किए, जैसे कि सेंट्रलाइज हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है यहीं से बोरो किए थे। डिवीजन होता था प्रोविंसेस में, जैसे भुक्ति से इंचार्ज उपारिक होता था, वो भुक्ति कहलाता था, डिवीज़न का इंचार्ज होता था। विषयाज जैसे कि आज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या जिलाधिकारी कह लीजिए हिंदी में, तो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होता था। ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट से डिवाइडेड इनटू विथिस, और ये विथिस फर्दर डिवाइड हो जाती थी विलेज में। विलेज हेडमैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो गवर्न करता था एल्डर्स को, ठीक है, विलेज के एल्डर्स को। और ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल्स बॉडीज़ भी होती थी जो एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में और डिवाइडेड थी, ठीक है। और जो गिल्ड सिस्टम था इंजॉय करते थे सर्टेन इम्यूनिटीज़ को, जो कि अपने लॉज को खुद गवर्न करती थी, ओके। और जब उनका कोई भी लॉज अगर वायलेशन होता था तो वो पनिश खुद करते थे, ओके। जो भी उनके अफेयर्स थे, जो भी उनके लॉज थे, वो अपनी अफेयर्स में ही, उसका किंग का मेंशन नहीं था, किंग कुछ नहीं कर सकता था, बट उनके खुद के लॉस थे, वहीं से वो उन्हीं लॉस से वो पनिश करते थे अगर उनके लॉस हैम्पर हुए या फिर वायलेशन हुआ।
और ये सिस्टम कहाँ कहाँ हुआ, जैसे नॉर्थ बंगाल में, यूपी, बिहार और कुछ पार्ट एमपी का भी है। ओके, जो रेस्ट ऑफ एम्पायर था वो गवर्न किया जाता था फ्यूडल चीफ्स के द्वारा। मैंने बोला ना ये सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारे फ्यूडेटरीज हैं, उनके चीफ्स जो किंग को सपोर्ट करते थे। ओके, बट यही किंग जब वीक हो जाए तो ये अपने अपने टेरिटरी को सेपरेट कर लेते थे। ठीक है, वो अपने किंग खुद बन जाते थे। और ये फ्यूडेटरी जो है अपनी जो डॉटर्स थी उन्हें ऑफर करते थे किंग को शादी करने के लिए, ठीक है, मैरिज करने के लिए, और ट्रिब्यूट पे करते थे। जैसे मान लो कि ये इसकी टेरिटरी है, यहाँ पर किंग जो है ये या तो डॉटर की मैरिज कर दें या फिर इससे वार नहीं करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने लॉस नहीं चाहते थे, क्योंकि स्ट्रांग पावर है इसके पास, सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, तो वहाँ पर ये डॉटर का जो है वो मैरी कर देते थे और ट्रिब्यूट भी देते थे, जो भी पे करते थे ईयरली या फिर जो भी मंथली कुछ भी होता था, मोस्टली ईयरली होता था। और चार्टर मार्क्ड करते थे रॉयल गरुड़ सील, जो गरुड़ सील था उससे रॉयल गरुड़ सील जो होते थे उनके साथ चार्टर्स मार्क्ड करते थे। और ये वसल उस समय ऑफिशियल से उनको इशू किया जाता था। ओके, ये गार्ड जो रॉयल गरुड़ सील था उसके साथ ये चार्टर्स जो है मार्क किए जाते थे और किसे इशू किया जाता था, जो वसल्स थे उनके ऑफिशियल्स थे। ओके, और फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशंस भी दिया जाता था प्रीस्ट को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को। ये चीज़ आप याद रखिएगा। टैक्स फ्री किसे होता था? प्रीस्ट जो थे वो टैक्स फ्री होते थे, और जो वहाँ पर ब्रह्मदेव या फिर ब्रह्मदेव नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ जैसे लैंड ग्रांट्स होते थे। लैंड ग्रांट्स किसे? बुद्धिस्ट को, ब्राह्मणास को। ओके, और जो मीन्स जैन टेम्पल्स वगैरह होते थे तो ये, और ब्राह्मणास जो टेम्पल्स वगैरह और या फिर मोनास्ट्रीज वगैरह इनको देते थे, तो इनको टैक्स फ्री जो लैंड थी टैक्स फ्री थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ट्रेड में क्या हुआ कि ट्रेड को किसने रिफाइन किया? फाहियान ने। ठीक है, फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के समय। उन्होंने बोला कि रिच पीपल होते थे मगध में जो सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को। ओके, फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हो चुका था गुप्ता एम्पायर में एज कम्पेयर टू बिफोर। 550 AD में रोम के जो लोग थे वो सीखे थे आर्ट को जो सिल्क से बनी होती थी, और इम्पोर्ट कहाँ से कम होने लगी? चाइना और इंडिया से। कहाँ पर? जो रोम है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि ट्रेड डिक्रीज हो गई, क्योंकि रोम में जो गुड्स जाते थे वो मेनली कहाँ से जाते थे? चाइना और इंडिया से। अब यहाँ का ट्रेड वहाँ जब रोम में देखा गया कि उसका ट्रेड वहाँ गुड्स नहीं आते सिल्क से बने हुए, तो वहाँ का ट्रेड डिक्लाइन हुआ। ये मेंशन किया फाहियान ने। और प्रीस्टली लैंड लॉर्ड्स का इमरजेंस हुआ जो लोकल पेजेंट्स के कॉस्ट पर हुआ करता था। ठीक है, लैंड ग्रांट्स भी हुए, प्रीस्ट को दिया जाता था, और प्रीस्ट को जब देते थे तो लैंड ग्रांट्स फ्री टैक्स होता था। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोशल लाइफ। ब्राह्मण की सुप्रीमेसी कंटिन्यूड रही। ठीक है, ब्राह्मण पहले भी सुप्रीमेसी अपनी दिखाए थे, उसके बाद गुप्ता पीरियड में भी सुप्रीमेसी उनकी बनी रही। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइडेड किए जो टैक्स फ्री था। प्रीस्ट जो होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे, उनके पास प्रिविलेज बहुत ज़्यादा थी। ओके, डिसाइड करता था किंग जो है, उन्हीं से पूछ के सब कुछ डिसाइड करता था क्या व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, एथिकल जो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग क्या है। ठीक है, तो किंग उसी से पूछ के अपने एक्शन लेता था। कास्ट का प्रोलिफरेशन जो था वो सब कास्ट में डिवाइड था, क्योंकि फॉरेनर्स असिमिलेट हुए ब्राह्मणिज्म में। जो सेपरेट कास्ट में होते थे, ठीक है, जैसे फॉरेनर्स आए वो ब्राह्मणिज्म में बहुत सारे कन्वर्ट हुए, तो उनको सेपरेट कास्ट सब कास्ट में भी डिवाइड किया गया, सेपरेट कास्ट में भी डिवाइड किया गया। वो सोचते थे कि जो ब्राह्मण मीन से फॉरेनर्स आए
वो अपने सब कास्ट में डिवाइड हुआ और वो ब्राह्मण्स में भी कन्वर्ट हुए। तो इसलिए कास्ट का प्रोलिफरेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ गुप्ता पीरियड में। बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे वो शामिल किए गए हिंदुइज़्म में, ठीक है, किसके थ्रू, जो लैंड ग्रांट्स करके लैंड दे के अपने उसमें रिलीजन में मिला लिया। तो इससे कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा हुआ ट्राइबल्स का हिंदुइज़्म में। वुमेन की पोजीशन थी और शूद्र की पोजीशन, वुमेन और शूद्र की दोनों की पोजीशन थोड़ी सी मार्जिनल इम्प्रूव हुई पहले के कंपेयर में, ठीक है, गुप्ता पीरियड में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वुमेन और शूद्र की जो कंडीशन थी वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई, जो कि किस फॉर्म में, कि वो पुराण्स और गॉड कृष्णा की पूजा कर सकते थे और पुराण्स को वो सुन सकते थे। और शूद्रा जो थे वो एग्रीकल्चर कर सकते थे, काम कर सकते थे एक स्लेव की तरह, मीन्स स्लेव नहीं हो सकते बट वो वर्क कर सकते थे। पहले जैसे कि स्लेव होते थे बट वो स्लेव नहीं, अब केवल और केवल वर्क कर सकते थे। मीन्स कि कुछ उनको प्रिविलेज हो गई थी, प्रिविलेज तो नहीं कह सकते बट वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थी उन्हें, ठीक है। अनटचेबल्स को चंडाल बोला जाता था, जो ये गांव से बाहर रहते थे। चंडाल की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, मीन्स इंक्रीज हो गई। फायान कहते हैं कि चंडाल्स बाहर रहते थे, गांव से बाहर रहते थे, ठीक है, और वो मीट और फ्लेश को खाते थे। तो चंडाल्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन में थे, ठीक है। ये अनटचेबल्स थे। शूद्रास फिर भी उनके अंदर रिफॉर्म आया, उनके जो सोशल सिस्टम था उनमें रिफॉर्म आया, बट चंडाल्स अनटचेबल्स इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेव कंडीशंस थी। जब वो विलेज में इंटर करते थे, अपर कास्ट पीपल उनसे बहुत दूर भागते थे। बुद्धिज़्म रॉयल पैट्रोनेज को रिसीव नहीं किया। ब्राह्मणिज्म फोर फ्रंट में आ गया। जब बुद्धिज़्म डिक्लाइन मीन्स कि वीकेंड हुआ तो ब्राह्मणिज्म उसके पिक्चर में आया, फोर फ्रंट में आया, आगे आ गया। क्योंकि बुद्धिज़्म डिक्लाइन होने के बाद बड़े बड़े किंग बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के बाद जब सबका डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे, तो उसके बाद ब्राह्मणिज्म का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद फोर फ्रंट में ब्राह्मणिज्म आया। गॉड वर्शिप्ड भी होती थी, जैसे कि शिवा और विष्णु की। विष्णु पुराण और लॉ बुक जैसे विष्णु स्मृति को लिखा गया किस समय, गुप्ता पीरियड के समय। भगवत गीता भी अपीयर हुई इन 4th सेंचुरी में, ठीक है। शिवा इम्पोर्टेंट नहीं थे विष्णु से ज़्यादा गुप्ता पीरियड से पहले, बट शिवा और विष्णु इस पीरियड में, गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके थे। आइडल वर्शिप भी कॉमन हो चुकी थी। बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाने लगे, एग्रीकल्चर फेस्टिवल भी होने लगे, रिलीजियस जो फेस्टिवल्स के इक्वलेंट। किंग जो थे वो टॉलरेंस फॉलो करने लगे टूवर्ड्स वेरियस सेक्ट्स, मीन्स कि बुद्धिज़्म भी फ्लरिश होने लगा, फ्लरिश हुआ, जैनिज़्म भी और ब्राह्मणिज्म भी, ठीक है। तो तीनों रिलीजन भी गुप्ता एम्पायर में पाए जाते हैं। तो तीनों रिलीजन गुप्ता एम्पायर में जो किंग्स थे वो फॉलो किए। आर्ट एंड कल्चर गुप्तास के समय कैसे रहे? गोल्डन एज कहा जाता है गुप्तास को, गुप्ता एज को। जो टाउन थे वो डिक्लाइन हो चुके थे इकोनॉमिकली, मीन्स इकोनॉमिक जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो चुका था गुप्ता पीरियड में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। गोल्ड कॉइन इशू किए थे गुप्ताज, बट लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन कौन सी इशू किए? जो कुशान्स थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट, जैसे कि उन्होंने वीणा प्लेट करते थे। उन्होंने जैसे कि पॉइंट्स में मेंशन है कि वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे उनके कोर्ट में जो 9 स्कॉलर्स थे वो प्रेजेंस रहा करते थे। आर्ट जो था वो रिलीजियस था। बुद्धिज़्म जो था वो मॉडर्न पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था और पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में भी फ्लरिश हो रहा था। बहुत सारे इमेजेस बनाई गई थी, जैसे कि यहाँ पर जो टेम्पल्स थे उनका एवोल्यूशन हुआ।
टेम्पल्स थे, और जो हमारा वर्शिप, जो आइडल वर्शिप थी, यही गुप्ता से ही, गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुआ। ब्रोंज स्टेचू ऑफ बुद्धा भी मिले हैं नियर भागलपुर में। 25 मीटर टॉल स्टेचू फाइयान के द्वारा देखा गया था। ठीक है, सारनाथ और मथुरा में भी इमेज को पाई गई, और अजंता पेंटिंग्स में भी बुद्धा की इमेजेस को पाई गई थी। ठीक है, और अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट करती है इवेंट्स को बुद्धा की लाइफ के, मीन्स बुद्धा की लाइफ को जो अजंता पेंटिंग्स है वो डिपिक्ट करती दिखाती है कि बुद्धा की जो सक्सेसिव बुद्धास थे, उनकी जो इमेजेस थी वो इवेंट्स से उनको डिपिक्ट करता है। ठीक है, अजंता पेंटिंग्स। विष्णु, शिवा एंड अदर हिंदू गॉड्स की इमेजेस वो देखी गई हैं गुप्ता पीरियड में ही फर्स्ट टाइम। ओके, उससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। बहुत सारे प्लेसेस में चीफ गॉड्स मिडिल में होते थे, और अदर जो डिपिक्ट होते थे स्मॉलर साइज में, मीन्स कि ये जैसे पंचतन स्टाइल है ना, कि एक मिडिल में रहेगी, बाकी सब ये 4 टेम्पल्स छोटे छोटे जो बाहर होंगे। ठीक है, तो ये जो है मेन गर्भगृह में ये मेन गॉड्स होंगे, मेन गॉड होंगे। ठीक है, और ये स्टैंडिंग होते थे चीफ गॉड के अराउंड। ये शो करते थे सोशल डिस्टिंक्शन एंड हायरार्की को। आर्ट एंड कल्चर जो था वो सोशल हायरार्की को मीन्स की डिस्टिंग्विश करते थे, अंतर बताते थे। आर्किटेक्चर बहुत कमज़ोर था, केवल और केवल जो ब्रिक टेम्पल्स थे, जैसे कि भीतरगांव, भीतरपुर एंड देवघर, यहाँ पर आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर था। नालंदा यूनिवर्सिटी सेट की गई थी इन 5th सेंचुरी AD में। ठीक है, तो इन्हीं के समय, मीन्स गुप्ता पीरियड के समय आयरन और ब्रोंज क्राफ्ट जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और आयरन पिलर जो मेरौली में था वो फ्री रस्ट था, आज भी वो फ्री रस्ट है, मेरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो कि 15th सेंचुरी से आज भी वो खड़ा है। ओके, लिटरेचर रिमार्केबल थी, जो कि एक सेकुलर लिटरेचर थी। ठीक है, बहुत सारी कॉमेडीज़ और कोई भी ट्रेजेडीज़ नहीं हुई। कॉमेडीज़ मेंशन है। प्लेज, जैसे प्लेज होते थे वो सभी कॉमेडीज़ हैं, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, ये मेंशन किया गया है। वुमेन और शूद्र स्पीक मीन्स बोलते थे प्राकृत लैंग्वेज, जबकि अपर क्लासेस स्पीक मीन्स बोलते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत जो है प्रोमिनेंट थी। 13 भाषाओं में प्लेस होते थे। कालिदास की जो 7 बुक्स थी, ठीक है, मेनली 4, जैसे अभिजाना शकुंतलम, उसमें दुष्यंत और शकुंतला की मैरिज का मेंशन किया गया है। रघुवंशम, रघु डायनेस्टी के जो किंग थे उनका मेंशन है, उनके अबाउट पोएम लिखी गई है कालिदास द्वारा। मालविका अग्निमित्र अपनी जो उनकी मेड है मालविका, उनके साथ इनका लव अफेयर दिखाया गया। विक्रमोर्वशियम, ये पुरुरावसा फॉल्स लव विद सेलेस्टियल मिथ ऑफ उर्वशी, मीन्स पूर्वावसा और उर्वशी के बीच जो लव अफेयर्स है उसको मेंशन किया गया है। मेघदूतम एक पोएम थी जो यक्ष सेंड करता है मैसेज अपने लवर को क्लाउड के थ्रू। ठीक है, तो मैसेज जो अपने लवर को भेजता है क्लाउड के थ्रू। ठीक है, यक्ष। कुमार संभवम, ये एक पोएम है जो बर्थ और एडोलेसेंस गॉडेस पार्वती के मेंशन करता है। गॉडेस पार्वती के एडोलेसेंस और बर्थ को मेंशन करती है कुमार संभवम। रामायण और महाभारत 2 एपिक्स थे जो यहीं पर मेंशन किए गए गुप्ता पीरियड में। पुराण्स जो थे इस पीरियड में कंपोज किए गए। ये
पीरियड जो है फुल ऑफ मिथ्स, लेजेंड्स, sermons meet for education and edification of common people। लॉ बुक्स जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति जो 1st सेंचुरी एडी में हुआ था बट कंपोज की गई थी। लॉ बुक्स बहुत सारी स्मृति भी यहीं पर लिखी गई, इस पीरियड में लिखी गई। पतंजलि और पाणिनि ये संस्कृत ग्रामेरियन थे जो पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी, अमर सिम्हा अमरकोश लिखा चंद्रगुप्त जो सेकेंड के कोर्ट में। ऑर्नेट स्टाइल में डिफरेंट संस्कृत से जो स्मृति लिखी गई वो डेवलप्ड हुई। ठीक है, और ये याद रखना जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो गुप्ता की कोर्ट लैंग्वेज थी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे आर्यभट्टिया लिखे। ठीक है, और इन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी था उनमें परफॉर्मेंस किया। जीरो को इन्वेंटेड किया गया 2nd सेंचुरी BC में, और डेसिमल सिस्टम और जीरो के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया गया इस गुप्ता पीरियड में, और डेसिमल सिस्टम 5th सेंचुरी AD में पिक्चर में आया। ठीक है, रोमक सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और ग्रीक एस्ट्रोनॉमी से इन्फ्लुएंस है। वराहमिहिर जो बृहत संहिता है उन्होंने लिखी और ये कंपोज किया 6th सेंचुरी AD में, और प्रपोज किया किस थ्योरी को, हेलियोसेंट्रिसिटी को। ठीक है, दो थियरीज हैं, एक जियोसेंट्रिक एक हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मीन्स क्या है? जियोसेंट्रिक का मीन्स ये है कि अर्थ जो है वो सेंटर में और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं और इवन सन अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक क्या है कि हेलियोसेंट्रिक मीन्स कि सन सेंटर में है और अर्थ जो है उसको मूव कर रही है, तो ये हेलियोसेंट्रिक का पार्ट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि बृहत संहिता में वराहमिहिर ने पहले हेलियोसेंट्रिक के बारे में बता गए थे। ठीक है, तो काफ़ी ग्रेट जो ग्रामेरियन थे या फिर जो मैथमेटिशियन थे वो पहले से ही इस चीज़ को जानते थे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एंशिएंट इंडिया हुआ नहीं, एंशिएंट इंडिया के अभी 3 से 4 लेक्चर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।